आर्टिकल 19 थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड, वो चीजें जो इसमें शामिल नहीं है। पहला, जब भी आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि इट शुड नॉट अमाउंट टू हेट स्पीच। और जैसे कि मैम ने अभी बोला, भीड़ को भड़काना मतलब हेट स्पीच। जैसे कि अगर हमको याद आ रहा हो तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था सिटीजनशिप वाला, उस टाइम पर शाहीन बाग में प्रोटेस्टर बैठे थे। प्रोटेस्ट बहुत शांति से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर जैसे ही क्या प्रॉब्लम हुई, जैसे ही किसी ने शाहीन बाग में एक ताहिर हुसैन नाम से एक इंसान है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो पढ़ लीजिएगा, इस पे अभी भी मुकदमा चल रहा है। तो जैसे ही ताहिर हुसैन ने यहां पर कुछ बोला, उसकी वजह से भजनपुरा और आई वुड से ईस्ट दिल्ली में एकदम से दंगे भड़क गए। इतने ज्यादा भड़के कि ताहिर हुसैन जो कि एमएलए है आम आदमी पार्टी से, इसको पुलिस पकड़ के ले गई आफ्टर द राइट्स वर सप्रेस्ड। तो हेट स्पीच इसमें बेटा कवर नहीं होता है। सेकंड में आता है अरविंद केजरीवाल। अगर आपको याद आ रहा हो ना, तो जिस समय अरविंद केजरीवाल पावर में आए थे उस समय इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे। अगर नहीं पता तो थोड़ा बहुत आप सर्च कर सकते हो। और अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया। मैं बात कर रहा हूं डिफेमेशन की। और उस टाइम पर ना अरविंद केजरीवाल बार बार पेपर्स दिखाकर बोला करते थे कि देखिए अडानी अंबानी सबको मैं जेल भिजवा दूंगा। और ऐसे में इन्होंने अरुण जेटली के लिए भी बहुत कुछ बोला कि व्हेन ही वाज द चीफ ऑफ बीसीसीआई, तो उन्होंने बड़े सारे पैसे ऐंठे। ऐसे में ना बेटा डिफेमेशन जब आप लोग पढ़ेंगे तो डिफेमेशन सूट भी दो तरीके के होते हैं, सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन में आप लोग अमाउंट मांगते हैं, किसी से पैसा मांगते हैं। तो सिविल डिफेमेशन केस फाइल किया गया था अरुण जेटली के द्वारा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। उसमें ये केस हारे हैं अरविंद केजरीवाल, ही लॉस्ट दैट केस। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो चीजें आपके पास यहां पर रिस्ट्रिक्शंस में आती हैं। तो इट इज नॉट द राइट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन माय डियर, इट इज द राइट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो ये आपका पहला हो गया। इसी को आप लोग पार्ट ए बोलते हैं। और ऐसे ही पार्ट बी सी डी ई और जी है। दिस इज पार्ट ए, बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज जी। आप लोगों के दिमाग में जरूर क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ई के बाद तो एफ आता है, आप डायरेक्टली जी लेकर आ रहे हो। बिल्कुल, आप लोगों की बात भी मैंने मानी, ई के बाद जी आता, सॉरी ई के बाद एफ ही आता है, बट यहाँ पे आपने जी लिखना है क्योंकि यहाँ पे एफ में जो राइट लिखा हुआ था ना वो हटा दिया गया है। चलिए, इसके बाद बेटा आपके पास आता है फ्रीडम, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। मतलब वैसे तो अगर आप इसको पढ़ेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहां पे लिखा हुआ फ्रीडम टू असेंबल। इस राइट का असली नाम तो है फ्रीडम टू असेंबल, बट यहां पे हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दिया है कि यू हैव द राइट टू असेंबल बट विदाउट आर्म्स। मतलब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आज महाशिवरात्रि है, जितने भी आएंगे आज अटेंड करने फंक्शन को, सबके हाथ में त्रिशूल होगा। या आपने बोला आज मुहर्रम का सेलिब्रेशन है, जितने भी लोग सेलिब्रेट करने आएंगे सबके हाथ में हंटर्स होंगे। आपने बोला हनुमान जयंती है, जितने भी लोग सेलिब्रेट करने आएंगे सबके हाथ में गदा होगी। और इफ यू सेड कि आज गुरुपूरब है तो सभी के हाथ में तलवार होगी, जैसे कि निहंगों के पास होती है। तो यार अगर इस तरीके से हम सबको अलाउड कर दे तो सबको है ना कि हल्का सा भी सोसाइटी में न्यूसेंस क्रिएट हुआ तो दैट मीटिंग कैन बी अ डिजास्टरस मीटिंग। तो बेटा इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। और क्या रिस्ट्रिक्शंस है बेटा? तीन चीजें हमेशा याद रखना। पहला, सोवेरिनिटी। जो मैं बोलता हूं ना सर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का आधार क्या है, आप लोगों को पूछना चाहिए था, बट कोई बात नहीं अगर नहीं पूछा। तो पहला तो है सोवेरिनिटी, सेकंड इज इंटीग्रिटी, और तीसरा है पब्लिक इंटरेस्ट। इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज किया है। सोवेरिनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। हर जगह आप लोगों को ये तीन चीजें दिखेंगी। और अगर आप बोलते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों से, और बहुत ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है जी। सपोज करो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस है, और अगर आपको याद आ रहा हो तो अभी हम लोगों ने कुछ 14 दिन पहले इनॉग्रेशन किया था, 12-13 दिन पहले हमारी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन हुआ था, सबको पता है? यस सर। हाँ। तो इनॉग्रेशन के टाइम पार्लियामेंट की एक वॉल पर हमने अखंड भारत के मैप को दिखाया था, और जब हम्म। अखंड भारत के मैप को दिखाया तो उस मैप को दिखाते ही सबसे पहला इंसान, मतलब सबसे पहला नेशन जिसने प्रोटेस्ट किया या जिसने अपना क्वेश्चन सबमिट किया इन प्रोटेस्ट ऑफ दिस मैप वाज नेपाल। नेपाल के बाद पाकिस्तान, और अभी कल कल परसों बांग्लादेश ने भी विरोध जताया है कि सर व्हाट इज दिस, मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अखंड भारत मैप, व्हाट आर योर इंटेंशंस, वी वांट ऑफिशियल रिप्लाई। चलिए, अगर ऐसे में कोई एक इंसान, आप और मैं जैसा कोई भी इंसान, सपोज करो हम खड़े होकर पब्लिक मंच पे बांग्लादेश के खिलाफ कुछ अनसंट बोले ही जा रहे हैं, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में कवर होगा? मैंने बोला बांग्लादेश के खिलाफ, ये ना तो डिफेमेशन में आ रहा है और ना ही ये हेट स्पीच में आ रहा है। तो कैन आई स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट दैट कंट्री विद विच वी आर हैविंग फ्रेंडली रिलेशंस? यस और नो? बेटा दोबारा रिपीट करना एक बारी, क्या बोला आपने? नहीं बोल सकते वैसे। हाँ, नहीं बोल सकते, बिल्कुल। और ये यहां पर तीसरी रिस्ट्रिक्शन है, नॉट इवन अगेंस्ट फ्रेंडली कंट्री। आप चाइना के खिलाफ बोलो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जिसके साथ हम लोगों के रिलेशंस अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं, उसके खिलाफ तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। देखो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आया राइट टू असेंबल विदाउट एनी आर्म्स, ये आपका सेकेंड राइट है। नाउ वी हैव द थर्ड राइट। थर्ड राइट में आपके पास आ जाता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, और इसमें वैसे तो लिखा हुआ है यूनियंस, एसोसिएशंस एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। अब मुझे जल्दी से बच्चों बता दो, हमारे इंडिया में कोई भी इंसान अपना यूनियन बना सकता है, जैसे कि हमारे पास ट्रेड यूनियन होती है तरह तरह की, स्टूडेंट यूनियन होती है तरह तरह की, हमारे पास लेबर यूनियन होती है तरह तरह की, उनके पास आर्टिकल 19 पार्ट 3, जिसको आप आर्टिकल 19 पार्ट सी बोलते हैं, उसमें राइट होता है। मगर क्या हमारी पुलिस पर्सनल के पास भी ये राइट है कि वो अपना यूनियन बनाकर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को बोले कि सर आप हमारे लिए ये अच्छा नहीं कर रहे हैं? तो क्या पुलिस फोर्सेस के पास भी राइट होता है कि दे कैन ऑल्सो फॉर्म द ट्रेड यूनियंस? पुलिस सर्विस बेटा यूनिफॉर्म सर्विस है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। भारत नहीं। कोई एसोसिएशन, यूनियन, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बना सकता है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यूनिफॉर्म सर्विस में बैठी हमारी पुलिस के पास भी ये राइट है? नहीं है। आई थिंक नहीं है सर। बिल्कुल भी नहीं। और अगर होने लग गया ना ऐसे में, सोवेरिनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक इंटरेस्ट का क्या होगा यार? अगर पुलिस वही वाले तो। धरने पे एग्जैक्ट। बैठ जाएंगे तो फिर हम लोगों को कौन संभालेगा? और ये क्या मना करता है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारे पास पुलिस ना क्वेश्चन आ चुका है तो इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये हमारे पास पुलिस फोर्सेज एक्ट 1951 है। वी आर हैविंग द पुलिस, ओ सॉरी, आई थिंक 1966 है ये। वी आर हैविंग द पुलिस फोर्सेज एक्ट 1966, और ये पुलिस फोर्सेज एक्ट 1966 ही प्रोहिबिट करता है हमें कि आप एज ए यूनिफॉर्म सर्विस, मतलब पुलिस वाले, दे कैन नॉट फॉर्म द ट्रेड यूनियन और एनी काइंड ऑफ अ यूनियन। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं इट प्रोहिबिट्स पुलिस फोर्सेस टू फॉर्म यूनियन। इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पॉइंट नंबर डी। पहले ना इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, आज भी है, मगर पहले जम्मू कश्मीर भी इसमें होता था, बट अब जम्मू कश्मीर इसमें नहीं। आपके पास है राइट टू फ्रीली मूव। एक इंडिया का सिटीजन अगर जो है ना, उसके पास ये राइट है कि वो इंडिया की टेरिटरी में कहीं पर भी आ जा सकता है। मगर अब ये क्वेश्चन बनता है कि सर क्या मैं लोगों की मूवमेंट को रोक सकता हूं? तो बेटा बिल्कुल रोक सकते हो यार। अगर सोचिए किसी एरिया में सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं या कोई प्रोटेस्ट चल रहा है जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, ऐसे में पुलिस फोर्सेस सेक्शन 144 लगा देती हैं। सबको पता है सेक्शन 144 क्या है? सेक्शन 144 एक्चुअली में कर्फ्यू नहीं है। आप लोगों के दिमाग में अगर आ रहा हो ना सीआरपीसी सेक्शन 144 कर्फ्यू है, नहीं है। सेक्शन 144 होता है
कि जब किसी एक इंडिविजुअल को कुछ करने से रोका जाता है, व्हेन यू आर स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग, उसके लिए पुलिस पर्सनल के पास सेक्शन 144 होता है। जैसे कि कोरोना टाइम में आप लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया था, तो आप उसको कर्फ्यू का नाम दे देते हैं। तो 144 सेक्शन इज समथिंग विच स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, सॉरी, पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो यहाँ पे राइट टू फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी आपको बता देता हूं, ये भी एब्सोल्यूट राइट नहीं। आर्टिकल 19 पार्ट डी, इट इज ऑल्सो नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। क्या कोई फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट है? राइट टू लाइफ। पक्का? लेकिन कैपिटल पनिशमेंट तो मिलता है। हाँ, फिर क्या होता है? तो एब्सोल्यूट राइट हुआ बेटा? नहीं। नहीं, कोई भी राइट एब्सोल्यूट राइट अभी है ही नहीं। अगर देखो तो हर जगह कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके पास है ही। तो यहाँ ग्राउंड जो आप लोगों को याद रखने हैं वो कौन कौन से मैं आपको बता दूं। सिक्योरिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसी आर्टिकल में लिखी है, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगर कोई रीजन ट्राइबल रीजन है तो ऐसे में भी आप लोगों की एक्टिविटी या मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने का राइट मेरे पास है। जैसे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का मैं एग्जांपल आपको देना सबसे एप्ट समझूंगा। अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स पर एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है सेंटिनल्स, और ये ट्राइब आप लोगों से मिलना नहीं पसंद करती है। अगर आप इनसे मिलने जाओगे भी ना, तो आइलैंड में पहुंचते ही आपको एक मच्छर जैसा कुछ लगेगा और आप ऐसे हटाओगे, उसके बाद विद इन 5 मिनट्स यू विल रिसीव द मोस्ट पीसफुल डेथ ऑफ योर लाइफ, क्योंकि सेंटिनल्स दे डोंट लाइक मीटिंग यू गाइस एट ऑल। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है बेटा सेंटिनल आइलैंड में जाना है तो ऐसे में हम लोगों से स्पेशल परमिशन की जरूरत है। वैसे ही ना मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, इनके भी कुछ एक पार्ट्स में जहाँ पे ट्राइबल रीजन ज्यादा है, वहां पर भी आप लोगों को जाने के लिए एक नेशनल परमिट की जरूरत होती है। जब तक वो परमिट आपके पास नहीं है, यू गाइस कैन नॉट गो। चलिए, इसी के साथ अपने पास आ जाता है पांचवा, विच इज ई, पार्ट ई, which says right to reside and settle in any part of in any part of territory of India. Earlier this used to exclude Jammu Kashmir, but now it is also included, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब आप लोगों ने आर्टिकल 370 हटा ही दिया है, जो कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है। बट यहाँ पर ना ई में अभी भी हिली स्टेट्स कवर होते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं एक बार के लिए, 19 पार्ट ई में इट स्टिल कवर्स हिली स्टेट्स। मतलब यार, अगर आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग एरिया, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जाने के बाद प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो तो आप खरीद सकते हो बेटा, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ट्राइबल एरिया में प्रॉपर्टी खरीदना अलाउड नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, और अगर आप किसी हिली स्टेट में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपके ऊपर एक प्रॉपर्टी की कैप लगा दी जाती है, जिसको प्रॉपर्टी कैप बोलते हैं। मतलब आप इससे ज्यादा प्रॉपर्टी पर पर्सन नहीं खरीद सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं होगी, दैट शुड बी बॉट और सोल्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ दैट स्टेट। तो हिली स्टेट्स में ऐसा क्यों है, मतलब इतना ऊंच नीच यहाँ पर ऐसा क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यार यहाँ पर ना आप लोगों को टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचा के रखनी है। हिली स्टेट्स के सबसे ज्यादा जो आप लोगों को कॉमन प्रॉब्लम सुनने को मिलती है वो ये है कि हिली रीजन में रहने वाले लोगों का बार बार मानना ये है कि सर प्लेन्स के लोग यहाँ पर आके बस जाते हैं, एंड नाउ वी गाइस who used to be the original inhabitants of these hills, now we are demoted to the minority class. हम अपने ही एरिया में माइनॉरिटी बनकर रह गए हैं, एंड इट शुड नॉट हैपन। इसलिए ई में आप लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। उसके बाद एफ तो है नहीं, तो आर्टिकल 19 पार्ट एफ क्या होता था? ये राइट टू प्रॉपर्टी होता था। कोई बच्चा मुझे बता सकता है राइट टू प्रॉपर्टी हम लोगों ने कब हटाया था? अब इसके बारे में पढ़ने का टाइम आ गया है। When we removed right to property from our constitution, very good, 44th Amendment Act 1978। तो यहां पर आप लोगों को 1978 डाल देना है और बराबर में लिख दीजिएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट। मतलब क्या अब राइट टू प्रॉपर्टी पूरी तरीके से हटा दिया गया है? नहीं बेटा, राइट टू प्रॉपर्टी केवल फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है।
मतलब सर, हाँ, 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों के सामने रख दी कि यार किसी भी तरह के राइट को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला राइट फंडामेंटल राइट, दूसरा राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो अगर कोई राइट आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है तो वो फंडामेंटल राइट है, और अगर कोई राइट इस कैटेगरी के बाहर है तो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं। तो अब 44th अमेंडमेंट एक्ट ने राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300 कैपिटल ए में डाल दिया। अब ये कैपिटल ए और स्मॉल ए का क्या फंडा है? कैपिटल ए विदाउट ब्रैकेट्स लगता है हमेशा, इसका मतलब होता है अमेंडमेंट। कैपिटल ए का मतलब होता है अमेंडमेंट, मतलब ओरिजिनली ये आर्टिकल नहीं था, इसको किसी अमेंडमेंट एक्ट ने जोड़ा है। और अगर स्मॉल ए है या स्मॉल बी है तो इसका मतलब वो सबसेक्शन है और ओरिजिनली वो एज इट इज ही थे। तो कैपिटल्स का यूज करना और खासकर की कैपिटल ए का यूज करना, इसका मतलब दिस आर्टिकल इज अ अमेंडेड आर्टिकल, मतलब वी हैव एडिड दिस आर्टिकल, इट वाज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली। चलिए, ये तो बात रही आर्टिकल 19 की। उसके बाद अपन चलते हैं जी वाले पार्ट, क्योंकि एफ तो हटा ही दिया। जी में है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब यार हमारे पास ना वैदिक पीरियड में एक टेक्स्ट होता था जिसको मनुस्मृति कहते थे। अगर मैं मनुस्मृति की बात करता हूं ना तो ये बड़ा ड्रेकोनियन टेक्स्ट था। इसको सर ड्रेकोनियन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मनुस्मृति ने ना पहली बात तो सोसाइटी को 4 तरह की क्लासेस में डिवाइड किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और यहाँ पर हर एक क्लास के कुछ राइट्स और ऑक्यूपेशन पहले से ही डिसाइड कर दी कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो सर यू कैन बी अ टीचर एंड यू विल ओनली परफॉर्म द यज्ञास। सर अगर आप एक क्षत्रिय है तो आपके पास राइट है किंग बनने का और सोल्जर बनने का। अगर आप वैश्य है तो आप ही सर बिजनेस करेंगे, शॉप खोलेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, और क्योंकि आप पैसा कमाएंगे तो सर इसलिए टैक्स भी आप ही को पे करना है। और अगर आप शूद्र है तो सर आप सर्विस क्लास बनाएं, मतलब सर्वेंट का सारा काम आप करें, जितना भी सर्विस क्लास का काम है वो शूद्र करेंगे। और यहां पर ये कैसे डिसाइड होता है कि आप शूद्र है, आप क्षत्रिय है, आप ब्राह्मण है या वैश्य है? तो इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो हमारे इंडिया में बाय बर्थ ही डिसाइड हो जाता था कि आप किस वर्ण में डिसाइड, मतलब आप किस वर्ण में है। प्रॉब्लम है, ऐसे में उस वर्ण के साथ आपकी ऑक्यूपेशन भी जुड़ जाती थी। इसलिए इंडिया ने सोचा 1947 के बाद स्पेशली ऑक्यूपेशन, बर्थ बेस्ड ऑक्यूपेशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सभी को दे दिया फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। नाउ एनी पर्सन कैन फॉलो एनी प्रोफेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आपका मन कर रहा है मैं एक हार्ट सर्जन बन जाऊं तो कल ही तुमने दुकान खोल दी, ऐसा नहीं है यार। आपके पास ऑफ कोर्स एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए ना उसकी, मगर वो प्रोफेशनल डिग्री आप लोगों को इस ग्राउंड पे नहीं दी जाएगी, मतलब इस ग्राउंड पे देने के लिए मना नहीं किया जाएगा कि सर आप एक क्षत्रिय हैं तो आप ये ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते। anyone can go for any profession. So this is complete article 19 and now we have article number 20. And guys, article 20 and 21, this is damn important. और मैं तो बोलूंगा आर्टिकल 22 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर ना आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है मेरे साथ। सबसे पहले तो मैं आर्टिकल 20 के बारे में बात कर लेता हूं। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब क्या? पहली बात तो कन्विक्शन की बात कर लेते हैं। कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, अगर आपने कुछ जुर्म किया है, अगर आप ऑफेंडर है, ट्रायल चल रहा होता है ना, उसमें अगर आप डिक्लेयर हो जाते हो कि आप ऑफेंडर हो, आपने ये जुर्म किया है, तो ऐसे केस में ऑफेंडर होने के बाद भी आपके पास 3 तरह की इम्यूनिटी होती है जो आर्टिकल 20 आपको देता है। जैसे कि इट इज वेरी क्लियरली मेंशनिंग दैट यू हैव प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो कितनी तरह की प्रोटेक्शन और कौन कौन सी प्रोटेक्शन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 20 के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 20 गाइस, इट मेंशन्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज। इट मेंशन्स अबाउट द 3 टाइप ऑफ इम्यूनिटीज। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सबसे पहली इम्यूनिटी है नो रेट्रोस्पेक्टिव, नो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। कोई मतलब समझा सकता है मुझे इसका? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मगर यहां पर एक चीज और देख लेना, यहां पे क्रिमिनल वर्ड लिखा हुआ है।
क्रिमिनल के अलावा अगर कुछ और हो, फाइनेंशियल हो, तो वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। मैंने बोला नो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, इसका मतलब बताइए। सर जैसे कोई किसी ने क्राइम, लाइक किसी ने चोरी किया, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिल चुकी है, तो अगर उस पनिशमेंट के लिए दोबारा से अगर कोई अमेंडमेंट वगैरह हो रहा है तो उस चोर को दोबारा से उसी के लिए हम सजा नहीं देंगे। अगर मान लीजिए इसकी अभी 2 साल सजा थी, वो उसने 1 साल पूरी कर रखी है और अभी फिर हमने उसकी सजा 4 साल कर दी, लाइक चोरी की, तो फिर हम वो नहीं बोलेंगे कि अभी सजा बढ़ गई है तो तुम 2 साल और करो। उसका जो पहले डिसाइड हो रखा था वही होगी। नो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। पहली बात तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब बता दूं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आपके कुछ करने के बाद अगर कुछ हुआ हो। इफ समथिंग हैपेंस, after you have already committed something. मतलब सपोज करो यार, मैम ने तो खैर एग्जांपल बहुत गजब का दिया। इन्होंने क्या बोला कि बाय चांस तुमने चोरी करी, चोरी करना क्राइम है, ठीक है, आपने चोरी करी और चोरी करने की सजा थी 2 साल। मैंने बोला आप ऑफेंडर डिक्लेयर हो गए, जो कोर्ट है उसने आपको ऑफेंडर माना, सारे एविडेंस आपके अगेंस्ट थे, चोर को 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया 2018 में 2020 तक। 2020 के सोचिए अप्रैल में उसको बाहर निकलना, 2020 के अप्रैल में उसको बाहर निकलना था, मगर फरवरी में इस लॉ में अमेंडमेंट होता है और अब ये 2020 वाली जो सजा है ना, ये बढ़ाकर 2 साल और जोड़कर 4 साल हो गई। मतलब अब जो भी कोई इंसान चोरी के आरोप में अंदर जाएगा वो 4 साल जेल काटेगा। ऐसे में जिसको मेरे को अप्रैल में छोड़ना था ना, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि सर रुक जाइए 2 साल और, आई एम वेरी सॉरी, अब आपकी चोरी की सजा बढ़ गई है। दिस इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव। किया उसने 2018 में था, जेल वो 2018 में गया, तो 2018 के हिसाब से डिसाइड होगा उसका क्या क्राइम है। मगर मैम अब मुझे ये बताइए, सपोज करो कि उसको मैं कुछ 6 साल के लिए भेज दिया था, 2018 में वो गया, रिहा उसको 2024 में होना था, और 2020 में अमेंडमेंट हुआ कि अब ये 6 साल की सजा नहीं होगी, ये 4 साल की होगी, तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा उसे? मिलेगा। अगर उसको लॉस भी है तो क्या उसको बेनिफिट भी नहीं होगा? तो बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, बेनिफिट मिलेगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर अगर आपकी सजा कम हो रही है ना तो मैं कम कर दूंगा, मगर अगर बढ़ रही है तो मैं बढ़ाऊंगा नहीं, तो बेनिफिट तो मिलेगा, लॉस नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, पहली बात। सेकेंड चीज जो इसमें मैं एक सेकेंड आइडियोलॉजी और क्रिएट कर देता हूं। सपोज करो कि अगर आपने क्राइम किया कुछ जिस समय वो इंडिया में क्राइम नहीं था, या ऐसा मान के चलते हैं कि आपने कोई रूल ब्लॉक किया, सॉरी आपने कुछ रूल ब्रेक किया जो अभी इंडिया में रूल बना ही नहीं है, बट पार्लियामेंट इज थिंकिंग अबाउट इट। पार्लियामेंट सोच रही है कि हम इंडिया में ना इसके ऊपर भी कानून बना देते हैं। पार्लियामेंट इसके बारे में सोच रही है, पार्लियामेंट ने अभी कोई रूल नहीं बनाया है, बट आपने वो रूल ब्रेक किया, तो क्या पुलिस वाले पकड़ लेंगे आपको ये बोलकर कि यार पार्लियामेंट ने कल ही बोला था इस पे रूल बनाएंगे, 6 साल की सजा तक हो सकती है, तूने तोड़ दिया, आजा 6 साल के लिए अंदर? ऐसा भी नहीं, नहीं। क्योंकि यार अभी पार्लियामेंट स्टिल थिंकिंग ओवर इट ना। पार्लियामेंट हैज नॉट मेड इट अ रूल इन इंडिया। माइट बी ये रूल हो बाकी सब कंट्रीज में, इंडिया में नहीं है, तो सर इसलिए आपको सजा नहीं। तो देखिए मैंने आप लोगों को सारी केस स्टडीज में बता दी कि एट बेस्ट आपके साथ क्या हो सकता है और एट वर्स्ट आपके साथ क्या हो सकता है। बट गाइस ये रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन है। क्रिमिनल लेजिस्लेशन का मतलब, सपोज करो अगर आपने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया है, जिस समय वो इंडिया में फाइनेंशियल फ्रॉड था ही नहीं, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं थी, मगर आपके करने के बाद अब सरकार ने लॉ बना दिया है कि अब कोई इंसान ये फाइनेंशियल फ्रॉड करेगा तो इतनी की पेनल्टी लगेगी, तो सर आपको भी देना है। इंडिया में रेट्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल लेजिस्लेशन अलाउड है, क्रिमिनल अलाउड नहीं है। मतलब
अगर आपने कुछ फाइनेंशियल एक्ट किया जिसके ऊपर फाइन लगना चाहिए था बट नहीं लगा क्योंकि इंडिया में लॉ ही नहीं था, और अगर बाद में वो एक एक्ट पेनल्टी वाला बन जाता है तो सर अब आपको पे करना है। कोर्ट में लड़ नहीं सकते हो आप कि सर 2018 में किया था मैंने, तो ये उस टाइम पे तो कोई लॉ था नहीं, तो ऐसे तो सरकार कुछ भी मांगेगी हमसे। हाँ यार, कुछ भी मांग सकती है। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं इसका, 2G स्पेक्ट्रम केस, इसको पढ़ लीजिएगा। जो 2G स्पेक्ट्रम केस में जितना भी घोटाला हुआ था और जितने भी कंपनियों को पेनल्टी लगी है, वो सारी पेनल्टी रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लगाई गई है। हमारे पास उस समय कोई लॉ नहीं था। बेटा इसमें है नेचर ऑफ क्राइम को देखा जाता है। नेचर ऑफ क्राइम का मतलब, अगर आपने रेप करे हैं और आपने 5 ही रेप करे हैं, एक ही सजा होगा टाइम पर हो, है ना? यस मैम, शिवांगी जी कुछ बोल रहे हैं। सर। लाइक अगर रेप ही किया है और मतलब 5 लड़कियों के साथ किया है तो उसे रेप का ही सजा दिया जाएगा, लेकिन वो सजा काट के फिर अगर दोबारा वो करा तो फिर उसे दोबारा दोबारा सजा दिया, मिलेगा। दोबारा मिलेगा, बिल्कुल होगा। हाँ। आपने 5 ही रेप करे हैं मगर अभी तक आप पकड़े नहीं गए हो, आप 6th अटेम्प्ट कर रहे थे और अब आप पकड़े गए, तो आपको ये 6 की सजा एक साथ हो जाएगी। मतलब इन 6 रेप का आपके ऊपर एक ही केस बनेगा और जज आपको इसकी इकट्ठी सजा सुनाएगा, जो भी सजा लिखी होगी। ऐसा नहीं है कि वो ये बोलेगा आपने फर्स्ट वाला रेप बहुत हीनियस किया था इसलिए सर उसके 10 साल पकड़ लो, सेकंड वाले के 5 साल पकड़ लो, थर्ड वाले के 20 साल और टोटल कर लो इसका। ऐसा नहीं है। आपको अगर आपका नेचर ऑफ क्राइम सेम रहा है तो उस क्राइम के लिए सजा आपको एक ही बार होगी, बट आफ्टर गेटिंग रिलीज फ्रॉम द जेल इफ यू कमिट इट अगेन माय डियर यू विल बी बिहाइंड द बार्स अगेन। उसके ऊपर दोबारा केस बनेगा। ये मत सोचिएगा कि आपको दोबारा सजा नहीं है। नो डबल जेपार्डी का मतलब नेचर ऑफ क्राइम अगर इंसान का सेम है तो उसके लिए एक केस होगा, एक केस होगा तो उसका रिजल्ट भी एक ही बार आएगा ना, 5 बार रिजल्ट नहीं आ सकता एक केस का। ये सबको समझ में आ गया? ध्रुव इज सेइंग समथिंग। नेचर में भी सिविल और क्रिमिनल। हाँ बेटा, नो डबल जेपार्डी। मैं इसमें सब कवर कर रहा हूं। कोई भी क्राइम किया हो, अगर सिविल क्राइम हो वैसे या कोई क्रिमिनल क्राइम किया है आपने, सिविल केस हो क्रिमिनल केस हो कैसा भी केस, सजा आपको एक ही बार होगी अगर नेचर ऑफ क्राइम सेम है तो। क्लियर हुई बात? इसके बाद आपके पास जो थर्ड प्रोटेक्शन है वो भी सुन लो। थर्ड प्रोटेक्शन सेज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब सोचो कि एक क्राइम हुआ जिसमें आपका नाम निकल कर आया, इस वाले आपके पास पहुंच गए, आपको पकड़ के लेके जा रहे हैं और आप लोगों को ले लिया पुलिस कस्टडी में। पहली बात तो पुलिस कस्टडी में पुलिस वाले तोड़ते बहुत हैं, क्योंकि वो आप लोगों से इन्वेस्टिगेशन के दौरान सजा मतलब आपसे पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया। उसके बाद आप उनको बताते हैं कि सर मैंने ऐसे ऐसे किया। फिर पुलिस वाले साइट पे जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आपके बयान को क्रॉस चेक करते हैं। सपोज करो आपके बयान से मिलता जुलता आपको कुछ नहीं मिला, एक एक चीज नहीं मिली उसको, तो ऐसे में पुलिस वाले ये नहीं बोल सकते, पहली बात तो आके पिटोगे तुम, दोबारा पिटोगे, बट दैट पुलिस ऑफिसर कैन नॉट से कि नाउ बिकॉज वी डोंट हैव एनी विटनेस हु हैव सीन यू कमिटिंग द क्राइम, तो सर नाउ यू विल एक्सेप्ट इट इन द कोर्ट दैट यू हैव सीन योर क्राइम विद योर ओन आईज। मतलब सर, मतलब यार आप खुद ही के केस के आई विटनेस नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, यू कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बिकम द आई विटनेस ऑफ योर केस। मतलब आप जज के सामने ये नहीं बोलोगे कि सर मैंने अपनी आंखों से खुद को ही मारते हुए देखा था। Dhruv is saying a person cannot be evidence against his own conviction. He have a right to remain silent in the court. हाँ, अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कभी के बार समझ नहीं पाते कि सर अगर वो सरेंडर कर देता है तो, या सरेंडर करना और आई विटनेस होना उसमें डिफरेंस होता है।
सरेंडर का मतलब आप जज के सामने खुद सरेंडर करके बोल रहे हो कि सर हाँ सर मैंने ही किया, मैं ही पागल बना रहा हूं, मैंने जो बयान अभी तक पुलिस वालों को दिया वो ठीक है, आई हैव कमिटेड द क्राइम, उसको सरेंडर बोलते हैं। आई विटनेस का मतलब क्या होता है कि सर इस केस का आई विटनेस एक मैं ही हूं, एक लौता चश्मदीद गवाह मैं ही हूं जिसने ये देखा है होते हुए क्राइम। तो ये दोनों में फर्क होता है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों प्रोटेक्शन आपको आर्टिकल नंबर 20 देता है। आई होप समझ में आ रहा होगा ये। इसमें कोई डाउट किसी को अभी तक है? एनीवन? नहीं। उसके बाद गाइस वी हैव आर्टिकल नंबर 21, और आर्टिकल नंबर 21 में ना सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट बता दी पूरी, ये सब गजब लिस्ट दी सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत सारे केसेस इसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे केसेस, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस का नाम बताऊं जो आर्टिकल 21 के साथ जुड़े हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दी है बेटा। हालांकि ये आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में पढ़ाया जाएगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को 2-3 चीजें बता दूं। जब मेरी पॉलिटी की फर्स्ट क्लास थी ना, तब किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था उस टाइम पर कि सर ऐसा कौन सा केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसकी कोई जजमेंट समझ नहीं आई लोगों को। आर्टिकल 21 से रिलेटेड मैं आज आपको बहुत सारे केसेस के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल 21 है क्या? आर्टिकल 21 फर्स्ट ऑफ ऑल सेज लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब you have the right, Supreme Court said, sir, you have the right to live your life and the life which is a dignified life. You have the right to survive. मगर सर it is not an absolute right. मतलब victim के लिए रेमेडी है ये, this is the remedy for the victim, but this is not the remedy for the criminal. एक क्रिमिनल अगर बोलता है कि मैंने 4 लोगों को मारा है, you cannot hang me till death. Why? Because इंडिया में तो आर्टिकल 21 है and I have the right to life and you cannot take away this right to life away. तो भाई साहब आप बता दिया जाए आपको अच्छे से, राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी दोनों अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब स्टेट कैन अवॉर्ड यू कैपिटल पनिशमेंट इन दिस केस। चलिए कौन से आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करता हुआ सुप्रीम कोर्ट कहां तक पहुंच गया बेटा? तो मैं आप लोगों को ना 3-4 चीजें बता रहा हूं, लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा। राइट टू शेल्टर, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, right to medical aid, right to pollution free water and air, right to right to social justice, ये सारी चीजें, इवन राइट टू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, बतेरी सारी चीजें हैं भाई। और यहां तक ये भी है राइट टू गो टू अब्रॉड, आपको कोई अब्रॉड जाने से भी नहीं रोक सकता अनटिल अनलेस आपके ऊपर कोई यार क्राइम ना चल रहा हो ना। तो इतने सारे राइट आर्टिकल 21 कवर करता है। इंटरिम इंटरप्रिटेशन है ना सुप्रीम कोर्ट की, और कौन कौन सी इंटरप्रिटेशंस है, कौन कौन सी जजमेंट है? तो बेटा पहला तो है अपना AK गोपालन केस। अगर AK गोपालन केस की बात करते हैं तो AK गोपालन केस 1950 का केस है, और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली चीज बताई थी। क्या बताई थी? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इसी केस में एक वर्ड यूज किया था, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब समझ रहे हैं बेटा? क्योंकि अमेरिका में होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कैन एनीवन टेल मी कि एक प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो कि जापान में होता है जनरली, वो इस अमेरिका की कंसेप्ट से कैसे अलग है जिसको आप लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं? यस मतलब एक प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ और एक जो क्या कहते हैं इसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों के बीच में फर्क बताइए। वैसे मैं आप लोगों को दोनों चीजें बता दूं, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान में भी फॉलो होता है, ब्रिटेन में भी फॉलो होता है, मगर यहाँ पे बात आ जाती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, उसमें सबसे पहले नाम अमेरिका का ही आता। जो AK गोपालन केस था उसने बोला, पहले तो मैं आपको लिख देता हूँ आर्टिकल 21 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, मन करे ना तो आप इसको पढ़ लेना कभी। आर्टिकल 21 की बात कर रहा हूं मैं, और आर्टिकल 21 में जो चीजें हैं इंटरिमली वो मैं थोड़ी बहुत लिख देता हूं, जैसे प्रिवेसी है, जैसे अब्रॉड जाना है, जैसे कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशन, इसके बाद हेल्थ, देन वी हैव क्लीन एयर,
क्लीन वाटर, तो ये सारी चीजें मतलब है तो बहुत सारी। और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो जो लैंडमार्क जजमेंट वाले हैं, उसमें एक है ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन केस 1952, इसको पढ़ना है। और इसमें किस चीज के बारे में बात हुई तो मैंने आपको पहले बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यहां पर एक वर्ड यूज किया, प्रोसीजर established by, अच्छा 1950, थैंक यू मैम, प्रोसीजर established by लॉ। मतलब यार हमारी पार्लियामेंट क्या करती है, अगर आप लॉ तोड़ोगे तो आपके साथ क्या होगा ये आपको पहले ही बता दिया। ये नहीं है कि पार्लियामेंट रुक रुक के बताएगी। जबकि अमेरिका में क्या होता है कि अगर लॉ अनप्लैन्ड भी है, सोचिए कि अगर ऐसा लॉ है जो प्लान ही नहीं किया गया है, अगर लॉ अनप्लैन्ड भी है तो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट होता है, मतलब जो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो जजेस को ये राइट देती है कि भले ही एग्जिस्टिंग जो लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉ जो है वो बोल रहा है कि इस आदमी की लाइफ ले लो, इस आदमी की फ्रीडम ले लो। मतलब सपोज करना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलता है कि भले ही लॉ है जो बोल रहा है कि इस इंसान को कैपिटल पनिशमेंट दे दो, इसकी सारी फ्रीडम ले लो, मगर अगर इंक्वायरी होती है और यह पाया जाता है कि लॉ बायस्ड है या अनबायस्ड है या लॉ पूरी तरीके से प्लान नहीं है, तो ऐसे में जजेस जो होते हैं ना, वो लॉ होने के बाद भी अपनी जजमेंट पलट सकते हैं। इसको डायनेमिक प्रोसेस ऑफ लॉ बोला जाता है। इसी का अगेंस्ट जो है ना, वो डायनेमिक प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। मतलब हमारी जुडिशरी पहली बात तो जो बने हुए लॉ है उसके बाहर नहीं जाती, बट अमेरिकन जुडिशरी ऐसा काम नहीं करती है। अमेरिकन जुडिशरी को डायनेमिक लॉ सिस्टम पर काम करना होता है, इंडियन सिस्टम से बहुत अलग है। तो ए.के. गोपालन केस इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद जो दूसरा केस मुझे याद आ रहा है वो है मेनका गांधी केस 1978। कोई मुझे बता सकता है कि मेनका गांधी केस क्यों याद किया जाता है यार? मतलब ऐसा क्या बोला था मेनका गांधी केस 1978 है मेरे हिसाब से। यस, पासपोर्ट सीज किया गया था उनका विदाउट एनी रीजन, एनी ग्राउंड। नहीं वो तो ठीक है मैम। एक्चुअली में इसमें जजमेंट आई क्या थी, मतलब इसमें क्या लैंडमार्क जजमेंट दिया था? आर्टिकल 21 से रिलेटेड है एक्चुअली में, पर्सनल लिबर्टी बोलते हैं शिवांगी जी। हाँ 21 तो मैं कह ही रहा हूँ मैम। बात की गई थी। हाँ जी मैम, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसमें ही आया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यार इसमें ना एक्चुअली एक चीज हमेशा याद रखना, आर्टिकल सॉरी कौन से बात कर रहे हैं हम लोग बात करें मेनका गांधी केस की। एक बार स्पेलिंग देख लेना अगर ये गलत ना हो तो। मेनका गांधी केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मस्त, और समझ नहीं आया था वो यही केस है, बड़ी मुश्किल से समझ में आया था प्रॉब्लम है क्या। मेनका गांधी केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि एक ऐसा कानून जो आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है, एक ऐसा लॉ जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत बनाया गया है, उसको आर्टिकल 19 में लिखी हुई रिक्वायरमेंट्स को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए यहां पे लिख देता हूं। कहा जाता है कि ए.के. गोपालन केस का जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है ना, इसको ओवरटर्न कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब अपनी ही दी हुई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पलट दी थी। क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में? अ लॉ अंडर आर्टिकल 21 must satisfy the requirements of आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19 में 5 तरह की फ्रीडम अब याद रखना। तो मतलब आर्टिकल 21 के लॉ को इस तरीके से बनाया जाएगा कि उस लॉ में वो सारी कंडीशन होनी चाहिए जो आर्टिकल 19 जिसके बारे में बात करता है।
इसके बाहर कुछ होगा तो पता नहीं, बट इतना तो होना ही चाहिए। मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे साफ साफ गोपालन केस की जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया था और बोला कि आर्टिकल 21, जो बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आप पर्सनल लिबर्टी की बात करते हो ना सर, पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में है, उसका स्कोप बहुत बड़ा है। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में यह बात बोली कि सर ये मत समझना कि पर्सनल लिबर्टी के बारे में मैंने जो बोल दिया अभी तक केवल इतना ही है, इतना नहीं है, इसके आगे एक्सेट्रा और जोड़ेंगे आप। इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। मतलब आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत बड़ा है। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक वर्ड यूज किया जिसको आप एडिशनल प्रोटेक्शन कहते हैं। आर्टिकल 21 को एडिशनल प्रोटेक्शन दिया गया, इसके लिए मेनका गांधी केस इज फेमस। ये लाइन तो मैंने आप लोगों के लिए लिखी दी। और एक लाइन जो आप लोगों को याद रखनी है वो क्या, आर्टिकल 21 वॉज प्रोवाइडेड एडिशनल प्रोटेक्शन। कैसे एडिशनल प्रोटेक्शन मिला? बाय कॉलिंग आर्टिकल 21 स्कोप इज अ वाइडर स्कोप, इट इज अ वाइड स्कोप, दिस इज 21। तो मैं अभी तक फिलहाल ये दो जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे याद आ रही है। हालांकि इसके बाद भी बहुत कुछ है। कभी के बाद ना डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये एक केस जो है, ये मेनका गांधी और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है, ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो बेटा आपको पता होना चाहिए, दिस इज आर्टिकल नंबर 20। मैंने इसका स्कोप आप लोगों के सामने रख जरूर दिया है, मगर यहां पर आप समझ के चलना, सुप्रीम कोर्ट बार बार आर्टिकल 21 के स्कोप को बढ़ाता रहता है। चलिए, इसके बाद आर्टिकल 21 भी खत्म और फिर आता है आर्टिकल 21 पार्ट ए। आर्टिकल 21 पार्ट ए, जैसे कि मैंने बोला कि भाई कैपिटल ए है, और कैपिटल ए का मतलब आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि सर कैपिटल ए है, इसका मतलब ओरिजिनली नहीं था। ओरिजिनली नहीं था इसका मतलब कब जुड़ा? कोई बच्चा मुझे बता सकता है 21 पार्ट ए को हमने कब जोड़ा? आर्टिकल 21 पार्ट ए, कैपिटल ए, व्हेन वी एडिट दिस आर्टिकल 21 पार्ट ए। कोई बात नहीं बेटा, ये 86 86। हाँ 2002 का। 86 अमेंडमेंट एक्ट सन 2002। और इसमें क्या बोला गया था तो मैं आपको बता दूं, इसमें बोला था 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो यहां पर आप लोगों को जो वर्ड ऐड करना है वो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल। दिस इज आर्टिकल 21 पार्ट ए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ऑल बिटवीन 6 to 14 years of age। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों के पास में आता है, जो लास्ट है, दिस इज आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 आपको बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यहाँ पे बेटा अरेस्ट और डिटेंशन के बीच का फर्क मैं आपको बता दूं। अरेस्ट का मतलब होता है जब आपने कुछ क्राइम किया हो और आपके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू हो गया हो, जबकि डिटेंशन बहुत तरीके के होते हैं, और जिस डिटेंशन के बारे में ये बात कर रहा है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है कि आपको क्राइम करने से रोका जाए। मतलब आपने किया नहीं है, अभी पुलिस वालों को शक है आप करोगे, तो आपके करने से पहले ही आपको धर दबोचा, बोला आजा, और बोला अब तू रहेगा हमारे साथ 3 महीने तक। आप पूछोगे क्या किया मैंने, एंड द पुलिस वाला विल से हमको पता लगा तू क्राइम करने वाला था, इससे पहले तू करता, अपन ने तेरे को उठा लिया। दिस इज आर्टिकल नंबर 22। बट अगर अरेस्ट हुए हो या आप डिटेंशन में अंदर गए हो, दोनों ही केसेस में बेटा आप लोगों के पास कुछ प्रोटेक्शन है। पहली प्रोटेक्शन, बहुत ध्यान से सुनना, राइट टू एडवोकेट है आपके पास। टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 22, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन। पहला, राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट। आप एडवोकेट कंसल्ट करेंगे,
और आपको वो मना नहीं करेगा दोनों ही केसेस में। सेकंड प्रोटेक्शन विच इज इवन इंपॉर्टेंट बोलता है क्या, अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। Within 24 hours. आपको 24 घंटे खत्म होने से पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा उस पुलिस वाले को। एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज, आप लोगों का डिटेंशन पीरियड, जो इंसान अरेस्टेड है और कस्टडी में रखा गया है, उस इंसान की कस्टडी बढ़ाई नहीं जा सकती है देन द पीरियड विच इज डिटरमाइंड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो यहां पर लिख लीजिए कस्टडी टाइम पीरियड। Custody time period cannot be extended. Higher than the period decided by judicial magistrate. सपोज करो कि अगर आपकी पुलिस कस्टडी बढ़ानी है तो ऐसे में कस्टडी टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही पुलिस वाले जज के पास चले जाएं कि सर अभी हम बिल्कुल ब्रेक थ्रू हमको मिलने ही वाला है, सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप हमें 5 दिन और दे दें। ऐसे में आप केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, जज पूछेगा कि आप क्यों चाहते हैं, आप किस ब्रेक थ्रू में पहुंच गए हैं। तो सब कंसल्टेशन के बाद हो सकता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपको एक्सटेंशन दे दे, मगर आप खुद से एक्सटेंड नहीं करोगे इसे आप। ठीक है जी। अब कभी के बार ये आता है, खैर फिलहाल प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिटेंशन भी 2 तरीके की होती है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको प्रिवेंट किया जाता है क्राइम करने से पहले, और प्यूनिटिव डिटेंशन होती है एक वो डिटेंशन जब आपका ट्रायल हो चुका होता है। व्हेन आफ्टर अ ट्रायल मतलब अगर आपका कोर्ट ट्रायल हो गया है उसके बाद किया गया अरेस्ट इज प्यूनिटिव डिटेंशन। और आपके कोर्ट ट्रायल के बिना अगर आपने क्राइम किया है और आपका केवल पुलिस रिकॉर्ड में नाम है, इस बिना पर आपको अरेस्ट कर लेना क्योंकि आपका पुलिस रिकॉर्ड में नाम है, तो इट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। हालांकि प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव के बीच में फर्क अच्छे से बताऊंगा, बट यहाँ पे जिस डिटेंशन के बारे में बात हो रही है दैट इज प्रिवेंटिव। मतलब योर नेम ऑलरेडी रिफ्लेक्ट्स इन द रिकॉर्ड, तो बिफोर यू गो एंड कमिट द क्राइम पुलिस वाले आपको पहले ही रोक देते हैं। तो दिस इज गाइज एवरीथिंग अबाउट द सेकंड फ्रीडम और द सेकंड फंडामेंटल राइट। यही सबसे बड़ा था। इसके बाद के सारे फंडामेंटल राइट अपन लोग आराम से कवर कर लेंगे, शायद सिंगल क्लास और लगेगी, एंड होल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विल बी कंप्लीटेड। डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है पार्लियामेंट लॉ बनाने से पहले, मतलब लॉ बनाते समय सारा प्रोसीजर लॉ में डाल देती है कि अगर आपने क्राइम किया तो पहले ये होगा, ऐसी कमेटी बैठेगी, इस तरीके से देखा जाएगा, उसके बाद हम आगे केस फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद जज आपको ये सजा देगा अगर आपका ये क्राइम प्रूव हो जाता है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सोचो अभी लॉ बना ही नहीं है, मैं सोच के चल रहा हूँ लॉ बना ही नहीं है, और अगर बना है तो वो बड़ा अनबायस्ड सा, मतलब बड़ा मतलब लॉ तो अनबायस्ड ही होते हैं, बहुत अनप्लान्ड सा लॉ है, मतलब लॉ अच्छे से देख के लग रहा है कि अनप्लान्ड है। तो ऐसे में जजेस ना लॉ के अगेंस्ट जाकर भी जजमेंट देते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। मतलब जजेस के हाथ में पावर होती है कि वो लॉ सिस्टम को एक डायनेमिक बना दे। इस तरीके का प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस होता है जो अमेरिका में फॉलो होता है। इंडिया, जापान, ब्रिटिश, ये सब कुछ पहले से ही प्रोसीजर लॉ में लिखकर चलते हैं। थैंक यू गाइस। अब आपको मिलूंगा मैं शायद कल।